चलो देखो बेटा, लास्ट क्लास में ये हम लोगों ने लिखा था। चलो अब आज आगे बढ़ते हैं जरा। कुछ होमवर्क दिया था मैंने? 18 हो गया? नहीं हुआ? आंसर बताया था बेटा कि नहीं मैंने? नहीं? एटीन? चलो करवा देता हूँ, आ जाओ 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18। लगाए हो तुम लोग? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये 6.05 या 605? हाँ, 6,05,000, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। और यूसेज वाला, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। हम्म। सही है। और किसी ने नहीं लगाया था? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट देखो। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये है बेटा। अब चलो ये देखो, क्योंकि निकालना है मटेरियल वेरिएंस। अब ये देखो, ये तो अभी पढ़ाया नहीं है लेबर वेरिएंस, तो ये इसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, ये हो जाएगा। जरा ये करके देखते हैं मटेरियल वेरिएंस कैसे आएगा। चलो तो अब एक बार देख लो सब बच्चे, बताओ एक टाइप का मटेरियल है कि एक से ज़्यादा? एक से ज़्यादा, तो मिक्स वेरिएंस आएगा कि नहीं? आएगा। एक एक होता तो मिक्स वेरिएंस ना आता। ठीक है, अब सुनो बेटा, लेबर तो अभी पढ़ाया नहीं है, तो ये इतना अपने काम का नहीं है। इतनी जानकारी मटेरियल की दी है, इससे ये तीनों तो निकाल ही देंगे। चलो अब शुरू करते हैं, लिखो। बताओ मुझे कैसे कैसे बनता है डायग्राम। पहले हो गया पर्टिकुलर्स, बोलो सब बच्चे। स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। फिर बताओ स्टैंडर्ड प्राइस इनटू आर एस क्यू। फिर बताओ स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और इसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, ये बन गया। अब देखो मटेरियल कई सारे दिख रहे हैं इसमें, ए बी सी डी, चार मटेरियल हैं। तो यहाँ लिख दिया ए, एक लाइन छोड़ के बी, फिर सी और फिर डी, और इधर लग जाएगा टोटल। टोटल लग जाएगा। चलो अब बेटा लिखना शुरू करते हैं। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या क्या लिखा है सब बच्चे। देखो लिखा है एस बी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ बिग कॉन्ट्रैक्ट एट एन अग्रीड प्राइस ऑफ 1,50,00,000 subject to escalation clause of material labor as spent out on control on the contract and corresponding details are as follows। ठीक है। अच्छा ये देखो बेटा क्या कह रहे हैं, एस बी कंस्ट्रक्शन ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 1.5 करोड़ का, और सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लॉज, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है बेटा? एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज का क्या मतलब होता है, इधर देखो। मॉल में जैसे जब जाते हो नीचे वाले फ्लोर से ऊपर चढ़ते हो तो एस्केलेटर पे चढ़ते हो, उसी एस्केलेटर से ये बना है एस्केलेशन। इसका मतलब बढ़ना। जैसे बताओ,
मैंने आपकी बिल्डिंग बनाने का ठेका ले लिया। तो ठेके दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड प्राइस, कॉस्ट प्लस। क्या बोला मैंने? ठीक है, AS7 में पढ़ाया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। फिक्स्ड प्राइस क्या होता है? जैसे मैंने कहा, आप मुझे 1.5 करोड़ दे देना, जो आप नक्शा बना के दे रहे हो ऐसी बिल्डिंग में फाइनल करके आपको दे दूंगा। तो आप बताओ, मटेरियल मेरा, लेबर मेरा, सब कुछ मेरा, आप पैसे दे के किनारे हो जाओगे, चेक करवाओगे, सब ठीक है, पैसा दे दोगे मुझे। दूसरा ऐसे होता है, आपको शक है कि पता नहीं मैं मटेरियल अच्छा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, आप कहते हो ऐसा करो बस बनाओ, मटेरियल वगैरह हम दे देंगे, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लेबर मेरी होगी, मटेरियल आपका होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा हो गया? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आगे सुनो, देखो इधर। तो ये कॉस्ट प्लस में नहीं होता, ये होता है फिक्स्ड प्राइस में। अब आप बच्चे बताओ बेटा, मैंने मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे कोई डैम बनाने का ठेका दे दिया। किस चीज़ का बेटा? डैम बनाने का। अब बताओ, डैम क्या रात भर में बन जाएगा? क्या कई कई साल लग जाएंगे? कई साल लग जाएंगे। अब बताओ, डैम का जो प्राइस निर्धारित होगा वो आज जो सीमेंट चल रहा होगा, आज जो सरिया चल रही होगी, आज जो रेट चल रहा होगा कंक्रीट का, इन सब पे डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अब साल 2 साल में दाम बढ़ेगा ना, तो मैं तो घाटे में आ जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे तुम लोग कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हो ना, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, है ना, वैसे ये होता है एस्केलेशन क्लॉज। इसको कॉन्ट्रैक्ट में डलवा दिया जाता है। क्या? कि अगर किसी परिस्थिति में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का दाम बढ़ा, तो इतना पैसा आप दोगे, इतना मैं दूंगा, जिससे बाद में झगड़ा ना हो। नुकसान मैं भी झेलूंगा, आप भी झेलो। न सारा आपसे लूंगा, न सारा मैं दूंगा। समझ आया बेटा? जैसे जितना बढ़ा, हो सकता है 30% आपसे ले लूँ, 70% मैं दूँ। तो इसको बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। आगे बात समझ में? अच्छा, चलो ये हुआ, आगे बढ़ो। अब इन्होंने मटेरियल लेबर का कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब ये देखो, ABCD 4 मटेरियल हैं और ये सब दिया है, तो क्या ये SP है? ये रेट पर टन का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड प्राइस। लिखो, ऐसे इजी लगेगा बेटा, जो मिलता जाए उसको तुरंत लिखते जाओ, छोटा छोटा लिखते जाओ। 1,000, और कितना है बेटा? 800, 400, 30,000। 4,000 है। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, इसको 2-3 बार लिखना पड़ता है तो लिख ही देते। 1,800, बेटा 4,000 मत लिखो, 400 लिखो। मुझे लग रहा है 400 है, अभी एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट करके, तो एक जीरो बढ़ा दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो काटना पड़ेगा। फिर 1,800, 400 और 30,000। यहाँ 1,800, 400 और 30,000। अब यहाँ लिखना होगा एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस हमारे लोग के पास है 1,100, 700, हाँ ये 4 ही हज़ार होगा, तभी ये 3900। ठीक है, तो ये 4,000 है बेटा, ठीक कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब ये प्राइस रखो, ये वाला तो 3900 था, बाकी हो गया अपने पास 1,100, 700, 31,500। 1,100, 700, 31,500, मल्टीप्लाई कर लो। अब सबसे आसान होता है एक्चुअल क्वांटिटी पुट करना, और बाद में वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा SQAO पे और RSQ पे। तो ये देखो, एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है बेटा, 34, 23, 6 एंड 90। लिख दो, 34, 23, 690। आगे 34, 23, 690। अब रही बात RSQ की, SQAO की, तो इनके लिए बनेगा नीचे वर्किंग नोट। तो यहाँ बना लिया हमने वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें करेंगे कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ आर एस क्यू। अब मुझे जल्दी से बताओ आर एस क्यू का मतलब क्या होता है। वो तो ठीक है, रिवाइज वो तो फुल फॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है देखो, हाँ, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। एक मिनट स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो समझ जाओगे। ये बताओ, ये है ना 3000, 2400, 500 और 100, तो इतना 600, ये हो गया 400, 3 3 6, तो इसका मतलब 6000 किलो अगर मटेरियल लगता तो उसका रेशियो ये होना चाहिए था ना। और अगर इन्होंने ये रेशियो मेंटेन नहीं किया तो मटेरियल कम ज़्यादा लगेगा। तो तो इन्होंने कितना किया, अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा इन्होंने कितना यूज़ किया। और इसको इस रेशियो में बांटना है, यही क्या होता है आर एस क्यू। अगर आउटपुट सेम है तो एक नज़र देख लो आउटपुट दिया है क्वेश्चन में कि नहीं दिया है। दिया तो नहीं है। हाँ खैर, आउटपुट दिया है लेकिन कोई मतलब नहीं। ये बताओ बेटा, जैसे बिल्डिंग बनाने का ठेका हुआ तो एक का ठेका होगा तो एक ही बनेगी ना, बिल्डिंग में थोड़ी ना होगा एक के बजाय दो बना देगा। तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में आउटपुट का चक्कर नहीं होता, जो होगा उतना ही बनेगा। समझ आए। तो अब क्या करेंगे, इसका टोटल करके जब इस रेशियो में बांट देंगे तो क्या आ जाएगा आर एस क्यू। नीचे लिखो, नीचे लिखो, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स रेशियो। ठीक है, अब देखो बेटा, ये लिखा। तो अब अगर हम लोग देखें टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, कितनी क्वांटिटी इन्होंने कंज्यूम किया, तो 3400, 2300, 600 और 90। यही है। तो ये आ गया 6390 टन। और स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो अगर देखा जाए तो ये हो गया बेटा 3000 इज टू 2400 इज टू 500 इज टू 100। सही है, 3000, 3024, 5651। ठीक है। तो अब बेटा अगर इस रेशियो में हम इसको बांट दें तो आ जाएगा आर, आ जाएगा आर एस क्यू, आर एस क्यू। अब ए, बी, सी और डी, तो 6390 को इस रेशियो में बांट दो। 6390, 6390, 6390, और इसका टोटल आ गया 6000। देखो कितना आएगा, 3195। ये आ गई आर एस क्यू।
चलो अब लिख लो, जहाँ आर एस क्यू लिखना है। कॉपी हो गया ये? लिखो यहाँ पे 3195 2556 532.50, और ये वाला है 106.5। अब निकाल लो एस क्यू ए ओ, वर्किंग नोट नंबर 2। अब मैंने बेटा कई बार बताया है, मुझको बताओ एस क्यू ए ओ का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म नहीं। एक्चुअल आउटपुट के लिए, देखो जो हमने, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि बजटेड इनपुट में कितना आउटपुट होना चाहिए था, लिखो ऐसे। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट फॉर 1 यूनिट आउटपुट। और इसको मैं आपको लिखवाता हूँ ऐसे, लिख लो एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल बजटेड इनपुट डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड आउटपुट। टोटल बजटेड आउटपुट। अब इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक्चुअल जो आउटपुट है वो बजटेड आउटपुट के बराबर है। क्योंकि बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक ही बिल्डिंग बनेगी ना, उसी का बजट बनेगा, उसी का आउटपुट आएगा, इसलिए यहाँ पे एस क्यू ए ओ आएगा ही नहीं। वही जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वही ले लिया जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, सब लोग सामने देखो। एस क्यू ए ओ का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना मटेरियल चाहिए, स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था। तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, एक बिल्डिंग बननी थी वही बनी है, तो उसी बिल्डिंग के बारे में तो बताया गया था, ये इतना लगना चाहिए, ये इतना, ये इतना, तो यही हो गया एस क्यू ए ओ, यही हो गया। अगर मान लो आउटपुट अलग होता तो क्या करते, हम लोग तब चेंज करते, है ना। अच्छा, अब इसमें रखो वैल्यू, तो यही वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी, 3000, 2400, 500 और 100। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा M1, M2, M3 और M4। यहाँ से आ जाएंगे वेरिएंसेस। पहला 30 लाख, 19 लाख 20,000, फिर 20 लाख, टोटल 99 लाख 20,000। अभी इंडिविजुअल तुम लोग निकाल लेना खुद से। हाँ बताओ। हम्म, अच्छा। बताओ। हाँ। 24 लाख, 27 लाख। ठीक।
ये वाला 37,40,000, 16,10,000, 23,40,000, 33,000। थर्टी 95,000, 20,44,800, 21,30,000, 31,95,000। हो गया। अब चलो निकाल लो वेरिएंसेस बेटा। हटा दो इसको, हो गया। चलो अब नीचे निकाल लो। उसने पूछा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये आएगा M1 माइनस M4, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस M3 माइनस M4, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस M1 माइनस M3, ये तीन चीजें पूछी थी, तीनों निकाल दिया। सारे एडवर्स हैं। सारे एडवर्स हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है बेटा, हो गया। तो ये हमने निकाल लिया। अब उसने कहा है लेबर वेरिएंस, तो लेबर अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अब पढ़ाने जा रहा हूँ तो आप करोगे। सबने कॉपी कर लिया? अच्छा अब यहाँ आ जाओ जरा। ये देखो पिछली क्लास में एक चीज़ आपने ये लिखा था, ये मैंने समझाया नहीं था, ये रह गया था, जरा इसको देख लो, फिर लेबर वेरिएंस शुरू करें। सब लोग देखो, हम लोग निकाल रहे थे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। जरा बताओ यील्ड वेरिएंस क्यों आता है? हाँ, बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में फर्क होता है, इस वजह से क्या आता है? यील्ड वेरिएंस आता है। ठीक है, अगर फर्क होगा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट की वजह से जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अच्छा अब यहाँ देखो बेटा, अब इसको एक तो तरीका है ही अपने पास कि हम लोग यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। एक तो ये आ ही जाता है। इसके अलावा देखो, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं
क्या? खूब ध्यान से अब सुनना, बताओ जरा। एक्चुअल आउटपुट में से जब एक्सपेक्टेड आउटपुट माइनस करते हो, एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट इन एक्चुअल इनपुट का जो डिफरेंस होता है, देखो समझो बात को, ये बताओ जो अभी अभी सवाल लगा के खत्म किए, इसमें कितनी बिल्डिंग बननी थी? एक। और बनी कितनी? तो उस हिसाब से तो यील्ड वेरिएंस जीरो आना चाहिए, लेकिन जीरो तो नहीं आ रहा है। अभी निकालेंगे कुछ ना कुछ तो आएगा। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट इन एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट, ये दोनों जब सेम होंगे, जैसे बेटा ऐसे देखो, देखो जैसे मान लो 5 किलो मटेरियल में 5 यूनिट बननी चाहिए। 5 किलो मटेरियल में कितनी यूनिट बननी चाहिए? 5 बननी चाहिए। अच्छा, तो अब ये बताओ, अगर 5 किलो में 5 बननी चाहिए तो हमने 7 किलो का इनपुट किया, तो आउटपुट भी तो 7 किलो आना चाहिए। लेकिन 7 किलो में 6 किलो आ रहा है, तो देखो जो एक्चुअल इनपुट हुआ उसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है। 7 किलो में तो 7 यूनिट बन के आना चाहिए ना। जब 7 में 6 बनेगा, तब उसकी वजह से क्या आएगा? यील्ड वेरिएंस। डिफरेंस समझ में? तो यहाँ भी तो वही हो रहा है। देखो जो चीज जो अभी सवाल लगा के हम लोगों ने खत्म किया बेटा, ये देखो, हमें तो लगा था कि 6,000 किलो, इसका टोटल 6,000 तो आया था। 6,000 में हो जाना चाहिए था हमारा प्रोडक्शन। इसका जरा टोटल करना बेटा, इसका कितना है? 6,390। तो अब ये देखो बेटा, ये अलग हुआ ना, चलो अलग हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 6,000 में एक बनना चाहिए तो ये, अब ये देखो 6,000 में एक बनना चाहिए ना, तो इस इतना करने पे एक से ज्यादा बनना चाहिए था ना, लेकिन इतने पे हमने बनाया कितना है? एक ही बनाया। तो इस वजह से क्या आता है? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। बोलो ये बात समझ में आई? अब फिर से सुनो, मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्यों आता है? एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट बेटा, एक्चुअल आउटपुट इन एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट इन एक्चुअल इनपुट में जो डिफरेंस होता है, इसकी वजह से आता है। तो अब ये बताओ, अगर हम ऐसे लिखें, एक्चुअल आउटपुट लिखें और एक्सपेक्टेड आउटपुट इन एक्चुअल इनपुट लिखें और उसको स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर दें। स्टैंडर्ड से क्यों, ये बताओ? इन्हीं दोनों से तो आता है। इन दोनों में प्राइस कौन सा है? स्टैंडर्ड है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इन दोनों की वजह से डिफरेंस आता है, इसको स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, एक्चुअल आउटपुट को ऐसे ही लिखा। अब ये बताओ ये कैसे पता चलेगा? एक्सपेक्टेड आउटपुट इन एक्चुअल इनपुट, ये देखो यहाँ से, जैसे मान लो, जैसे मान लो 10 किलो मटेरियल में 5 किलो फिनिश गुड्स आना चाहिए था, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। और हमसे कहा गया 10 किलो में 5 किलो आना चाहिए था। 10 किलो के इनपुट में आउटपुट कितना आना चाहिए था? 5 किलो का आना चाहिए था। अब हमसे कहा जाए 400 किलो का आउटपुट आया, कितने का? 400 किलो का आउटपुट आया। इसके लिए कितना इनपुट चाहिए? तो हम यही तो कहेंगे 10 में इतना, तो एक में कितना होगा? 5/10। बोलो बेटा, 10 में इतना, तो तो एक में कितना होगा? 5/10। अब मान लो हमने 400 का इनपुट किया, आउटपुट नहीं, 400 का इनपुट किया, आउटपुट निकालना हो तो आप ऐसे नहीं करोगे, दिस बाई दिस इंटू दिस। एक बार और, 10 किलो जब मटेरियल लगता है तो 5 किलो आउटपुट बन के आता है, तो 1 किलो में कितना बनेगा? 5/10। तो अगर मान लो हमने 400 किलो का इनपुट किया तो कितना आउटपुट आना चाहिए? 5/10 इंटू 400, ये आना चाहिए कि नहीं? अब ये बताओ 5/10 क्या है? 5/10 क्या है? 5/10 है बेटा, ये 5/10 है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए। तो ये वही बात तो लिखी है, देखो ये वही तो लिखा है, एक्चुअल इनपुट अपॉन बजटेड इनपुट। एक्चुअल इनपुट अपॉन बजटेड इनपुट। अरे ये देखो ना, यहाँ ये बताओ ये कैसे निकाला? देखो फिर से एक बार, 10 किलो के इनपुट में 5 किलो आना चाहिए, तो एक में कितना आएगा? 5/10। तो 400 में कितना आएगा? 5/10 इंटू 400। अब ये बताओ ये क्या हुआ? 400/10 इंटू 5 लिख सकते हो? अब ये तो हुआ स्टैंडर्ड प्राइस। क्या हो गया? वो तो बाहर है, वो तो बाहर है, वो तो बाहर लिखा है। अब ये बताओ 400 क्या है? एक्चुअल इनपुट।
400 क्या है एक्चुअल इनपुट, 10 क्या है बजटेड इनपुट फॉर 1 यूनिट आउटपुट। तो ये देखो वही तो लिखा है, एक्चुअल इनपुट अपॉन बजटेड इनपुट अपॉन 1 यूनिट आउटपुट। एक बार और देखो, एक ही बार अटपटा लगता है, कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं लिखी है, यूनिटरी मेथड है। मुझको बताओ, चलो इधर देखो, बताओ सब बच्चे बताओ, 25 किलो जब रॉ मटेरियल लगता है तो उसमें 5 किलो फिनिश गुड्स बन के आता है, बाकी वेस्ट हो जाता है। तो बताओ 1 किलो अगर लगेगा तो कितना बनेगा 5/25। और मान लो मैंने 100 किलो का रॉ मटेरियल इनपुट किया तो कितना बनेगा 5/25 इंटू 100। ये समझ में आ रहा है? अब ये बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/25 इंटू 5। ये 100 क्या है एक्चुअल इनपुट, क्या है ये 25 क्या है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर, मतलब हाँ बजटेड आउटपुट। ये बजटेड ये था ना, तो वही बात तो यहाँ ट्विस्ट करके लिखी गई है, एक्चुअल इनपुट ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है बजटेड इनपुट फॉर 1 यूनिट आउटपुट। बजटेड इनपुट फॉर 1 यूनिट आउटपुट, एक्चुअल इनपुट हमने कितने किया, एक्चुअल इनपुट हमने किया 100 का, और ये है बेटा बजटेड इनपुट फॉर 1 यूनिट आउटपुट। तो जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा ये आंसर आता है। एक बार और बताऊं कि समझ में आ गया? देखो बेटा क्या लिखा है, देखो एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट इन एक्चुअल इनपुट की में जो फर्क आता है, इसकी वजह से जो डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड वेरिएंस। तो अब एक्चुअल आउटपुट यहाँ लिखा और यहाँ लिखा इस चीज को, इसका मतलब क्या हुआ एक्सपेक्टेड आउटपुट इन एक्चुअल इनपुट। इसका मतलब क्या हुआ जो हमने, इसका मतलब क्या हुआ जो हमने इनपुट किया उसमें कितना आउटपुट आना चाहिए था, यही तो मतलब हुआ। अब यहाँ हो तो इसको कैसे निकालोगे, इसको ऐसे निकालोगे ना, आप ऐसे लिखोगे ना, आप ऐसे लिखोगे जैसे कि 10 किलो में बनना चाहिए था 5 किलो, 5 यूनिट मान लेता हूँ, 10 किलो में कितना बनना चाहिए था 5 यूनिट, तो एक में कितना बनना चाहिए था 5/10। तो ये बताओ 400 में कितना बनना चाहिए था 5/10 इंटू 400। अब ये बताओ ये 400 क्या है, ये 400 है एक्चुअल इनपुट, है बेटा। अच्छा और ये देखो यहाँ पे, ये फालतू में इसको अलग कर दे रहा था ना, इसीलिए नहीं आ रहा था। अब ये बताओ 5/10 क्या है, एक यूनिट बनाने में कितना इनपुट करना चाहिए 5/10, वही तो है। इसमें प्राइस थोड़े ना है, ये सब क्वांटिटी ही तो है। मैं अनायास 5 अलग करवा दे रहा था, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था। फिर से एक बार, 10 किलो जब इनपुट करते हो तो आउटपुट कितना आता है 5 यूनिट का। तो अगर 1 किलो का इनपुट करोगे तो आउटपुट कितना आएगा 5/10। तो अगर 400 किलो का इनपुट करोगे तो आउटपुट कितना आएगा 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 400। अब बताओ 400 क्या है एक्चुअल इनपुट, क्या है एक्चुअल इनपुट है। और ये बेटा 5/10 क्या है, ये क्या है, एक एक किलो के इनपुट के लिए कितना आउटपुट चाहिए, यही तो लिखा हुआ है ना। ये देखो, तो हमने यहाँ लिखा एक्चुअल इनपुट, यहाँ लिखा, फिर ये लिखा है बजटेड इनपुट फॉर 1 यूनिट आउटपुट, बजटेड इनपुट फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए हमें कितना इनपुट करना चाहिए। तो ये वही तो है ना, ये वही तो है। एक आखिरी बार और बता रहा हूँ, ठीक है, देखो दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है और घर जाके रिवाइज करना, भागने से नहीं आएगा, छोड़ सकते नहीं, एग्जाम में 100% आएगा। चलो अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स बताओ। ये बताओ अगर लिखा है 5/10 इंटू 400, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 400 डिवाइडेड बाई 10/5, लिख सकते हो। अब यही लिखा है वहां पे, देखो अब ये क्या है, 5 यूनिट बनती है जब 10 किलो मटेरियल लगाते हो, तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा 10/5। अब ये 400 क्या हुआ एक्चुअल इनपुट, क्या हुआ, और ये क्या हुआ बजटेड इनपुट फॉर 1 यूनिट आउटपुट, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा बजटेड इनपुट फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। बोलो ये बात समझा नहीं बेटा? अच्छा अब यहां देखो, ठीक है आउटपुट,
अब हमने ये वैसे लिखा, ये वैसे लिखा, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ बेटा। अच्छा ये देखो एक बार पूरी ईमानदारी से बताना, देखो ये समझ में है जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, खाली ब्रैकेट की बात बताना, और ये समझ में है। अब यही नीचे तक लिखा है तो इधर बताने की जरूरत नहीं है। अब इधर आ जाओ, बताओ ये क्या लिखा था, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, इसका मतलब मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी, यही तो हुआ ना, एक यूनिट पे मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा अब ये देखो, अब ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा बेटा, ये ऐसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा। भाई टोटल जितना खर्चा लगा उसको टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा एक यूनिट पे कितना लगना चाहिए था। अरे ये बताओ, मान लो हम 100 किलो बनाएंगे तो उस पे खर्चा आएगा मान लो 4,000 का, तो एक यूनिट पे कितना आएगा, 40 का आएगा ना। तो ये 40 लिखा था, उसी 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम एक फॉर्मूला डेरिवेट कर रहे हैं इसलिए हम कॉम्प्लिकेटेड करते चले जा रहे हैं। क्यों डेरिवेट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन पूछा था। अब एक तो तरीका है कि हम इसको रट्टा लगा लें इसका, दूसरा हम समझ लें, तो मैं बस वही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, या तो हम ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, अक्सर ये सवाल में दिया होता है 40 रुपए, अगर ये नहीं दिया है तो ऐसे घुमा के भी तो दे सकता है, जब 100 यूनिट बन, अगर 100 यूनिट बनता तो कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी, 4,000, तो एक यूनिट पे कितनी लगती, 40 रुपए। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, चार, इसको लिख सकते हो ना 4,000 डिवाइडेड बाई 100, लिख सकते हो। फिर देखो, अब बताओ ये 4,000 कैसे आया होगा, ये 4,000 रुपए है, भाई जितने यूनिट बनाई गई होगी उसको प्राइस से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी तो 4,000 आएगा। तो ये यहां लिखा है स्टैंडर्ड प्राइस इंटू SQAO, और नीचे वाला वैसे लिखा है टोटल आउटपुट, और SP, और ये सम ऑफ SP SQAO, ये जो है ये तो पहले वाले टोटल का टोटल हो गया ना, इसका टोटल हो गया ना ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं M1 अपॉन टोटल आउटपुट। तो अब अपने पास फॉर्मूला बन गया, अगर हम एक्चुअल आउटपुट में से माइनस कर दें एक्चुअल इनपुट अपॉन बजटेड इनपुट फॉर 1 यूनिट आउटपुट, और इसको मल्टीप्लाई कर दें सम ऑफ M1 अपॉन एक्चुअल आउटपुट से, तो तब भी मिल जाएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब ये बताओ ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, 1823। ठीक है, अब यही देखना बेटा, और सुनो सब बच्चे घर जाके लगाना, देखो बेटा, देखो जो चीज़ आसान है उसको हर एक स्टूडेंट एग्जाम में लगा के आता है, ठीक है, और ये कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार सीधी लाइन भी नहीं खींच पाते थे। अब यहाँ देखो सामने, अब इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस, निकाल दिया, कैलकुलेट ऑल्सो कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये पूछा आगे के किसी क्वेश्चन में पूछा है इसलिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डेरिवेट करा दिया। तो ये देखो, एक तो हमने ऐसे निकाला था मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकाला था, जब मटेरियल यील्ड वेरिएंस M1 माइनस M2 करोगे तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ जाएगा 7,000 का। अब इसी को अगर ये जानकारी पर्याप्त न दी हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, ये अब ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, आपको इतना ध्यान होना चाहिए, एक्चुअल आउटपुट ये लिखा था 5600 किलोग्राम बना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5600। फिर एक्चुअल इनपुट, तो ये देखो बेटा, ये जो अगर इसका टोटल लगाओगे तो यही तो होगा ना एक्चुअल इनपुट, नहीं ये परचेज्ड है, ये हम लोगों ने निकाला था शायद 7500 निकाला होगा, निकाला था, ये देखो इधर, ये बेटा निकाला था ना, 60 बैच बनाया था, एक बैच के लिए 125 किलो चाहिए, तो टोटल के लिए कितना चाहिए 7,500, ये निकाला था। और ये देखो 100 किलो में 125 बन के आ रहा था, तो एक में कितना, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे सम ऑफ M1 अपॉन एक्चुअल आउटपुट से, देखो ये सवाल लगा चुके हो, सम ऑफ M1 ये आया था 98,000, तो ये आ गया 98,000 और अपॉन 5600, ऐसे करने पे भी ये आ रहा है। एक बार और बताऊं कि समझ में आया, समझ में आ गया है, लेकिन अभी घर पे रिवाइज भी कर लेना एक बार दो बार, एग्जाम में ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखो मतलब अपने आप को लोग को खाली इसी से है, या तो एक तरीका है इसको याद कर लो, ये भी एक मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला है, या तो हम ऐसे डेरिवेट कर लें लॉजिकली, इसका मतलब क्या होता है, आगे बढ़े। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ बेटा, कोई दिक्कत हो तो, ये सारा कंसेप्ट समझ में है, कंसेप्ट नंबर 5 फटाफट बताओ। चलो तब तक तुम लोग लिखना शुरू करो,
अगले कंसेप्ट पे आ जाओ, लेबर वेरिएंस, हेडिंग बनाओ। ये होगा कंसेप्ट नंबर 6, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या हो, बताओ बेटा, पूछो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट। हाँ बेटा, अब लिखिए जरा नीचे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये बेटा 3 टाइप का होता है। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एबनॉर्मल आइडल टाइम वेरिएंस, और डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस। और ये जो बेटा एफिशिएंसी है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस। नीचे लिखेंगे नोट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस एबनॉर्मल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम वेरिएंस प्लस डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। फर्स्ट पॉइंट सेकंड में लिखो। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बराबर डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस प्लस डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस। ठीक है, हो गया। चलो आगे लिखो। ये तो बेटा
इंट्रोडक्शन हुआ। अब आगे लिखो कंसेप्ट नंबर 7। कंसेप्ट नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंस। कैसे आप लोग लेबर वेरिएंस निकालेंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लिखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स SR into SHAO, SR into RSH, SR into AWH, AHW, S SR into AHP, AR into AHP, और यहाँ लिखो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, अब इसका टोटल करोगे सबका तो आएगा L1, L2, L3, L1, L2, L3, L4, L5, L5। जब L1 से माइनस करोगे L5 को, जब L1 से माइनस करोगे L5 को, तो आएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जब L4 से माइनस करेंगे L5 को, तो आएगा डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। जब माइनस करेंगे L1 से L4 को, L1 से L4 को माइनस करेंगे बेटा, तो आएगा डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और जब माइनस करेंगे L1 से L2 को, तो आएगा डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस। जब माइनस करोगे L2 को L3 से, तो डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस। और जब माइनस करेंगे L1 को L3 से, L1 को L3 से, तो ये आएगा डायरेक्ट मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस। लिखवा दिया बेटा। और ये वाला हो जाएगा डायरेक्ट लेबर आइडल टाइम वेरिएंस।
नीचे लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस L1 माइनस L5, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस L1 माइनस L3, एबनॉर्मल आइडल टाइम वेरिएंस L3 माइनस L4, ब्रैकेट में लिखना ऑलवेज एडवर्स, ऑलवेज एडवर्स, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस L4 माइनस L5, डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस L1 माइनस L2, डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस L2 माइनस L3। L3 माइनस L4 बेटा, ऑलवेज एडवर्स, ऑलवेज एडवर्स, हमेशा ये अनफेवरेबल आता है, या तो होगा ही नहीं और होगा तो हमेशा एडवर्स होगा। हो गया? चलो अब मैं ज़रा आपको याद कराता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो जो लिखना था लिख लिया, अब ध्यान से देखो, अभी तुरंत याद हो जाएगा सबको। बताएं? चलो अब सब बच्चे देखो इधर स्क्रीन पे, बताओ मटेरियल वाला कैसे बनाया था, बोलो सब लोग। स्टैंडर्ड प्राइस इंटू SQAO, फिर बताओ SP इंटू RSQ, फिर बताओ SP इंटू AQ, और आपने लिखा AP इंटू AQ। ये किया था मटेरियल में, ये याद है? देखो अब इसी से आसान हो जाएगा। अब देखो, अब कौन सा पढ़ने जा रहे हो? लेबर वाला। तो ये यही रहेगा, ये यही रहेगा। अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग ये जो है इसको 2 बार लिख देंगे। मैं लिख रहा हूँ, याद कराने का ये तरीका है। पहले लेबर वाला बना लिया, फिर ये जो तीसरा वाला है इसको 2 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। बोले यहाँ तक ठीक है? ठीक है, क्या क्या करना है बताओ। पहले लेबर वाला पूरा लिख लेंगे, फिर कौन सा 2 बार लिखोगे? तीसरा वाला 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तीसरा वाला हम लोगों ने 2 बार लिख लिया। अब आगे बेटा, चलो बताओ क्या उचित है। लेबर के लिए प्राइस बोलना उचित है कि रेट? तो जहां जहां प्राइस था वहां वहां क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। अब बताओ, लेबर के लिए क्वांटिटी किलो कहना उचित है या आवर्स कहना उचित है? लेबर घंटे के हिसाब से काम करता है, तो जहां जहां क्यू था वहां वहां एच आ जाएगा। एच मीन्स आवर्स, ये आ गया SH H H H और H। बोलो ये बात समझ में आई? चलो मुझे याद करो कैसे है, बोलो सब लोग। पहले क्या करेंगे, मटेरियल वाला लिखेंगे, बोलो SP इंटू SQAO, फिर बोलो SP इंटू RSQ, फिर बोलो AQ। अब यही 2 बार लिखना है, SP इंटू AQ, आखिरी में AP इंटू AQ। ठीक है, इससे ये चैप्टर एकदम आसान हो जाता है। एक याद करो, सब हो गए। अब बताओ फिर से एक बार, क्या लेबर में प्राइस होता है कि रेट होता है? तो जहां जहां P था वहां वहां R आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट। अब फिर दोबारा से, क्या लेबर में क्वांटिटी होती है या आर्स होते हैं? तो जहां जहां Q था वहां वहां H आ गया, H मीन्स आर्स। ठीक है, अब आखिरी में एक चीज और, यहां लिखोगे, यहाँ लिखोगे बेटा, देखो यहाँ AH मतलब एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, ये लिखा है। ठीक है, चलो अब मैं इतने से समझाता हूँ आपको, इतने से। बोलो यहाँ तक ठीक है? अब इधर देखो सामने, 2 मिनट के लिए मैंने इसको हटा ही दिया, जिससे कोई समस्या न रहे, सब कुछ वैसे दिमाग में बैठ जाए। ये बताओ, इसको अगर हटा दूँ तो लेबर मटेरियल वाला ऐसे ही तो था।
अब बताओ मटेरियल में क्या पढ़ा था, देखना मटेरियल में पढ़ा था इसमें से इसको माइनस करोगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसमें से इसको माइनस करोगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यहां से इसको माइनस करोगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यहां से इसको माइनस करोगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और बेटा यहां से जब इसको माइनस करोगे तो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। पढ़ा था? सब कुछ वही है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जहां जहां एम था वहां वहां एल लिखूंगा, क्योंकि मटेरियल की जगह क्या आ रहा है, लेबर। बोलो बेटा, लेबर। जहां जहां एम था वहां वहां क्या लिख दिया, एल लिख दिया। अब सुनो, तो अब ये यहां से इसको माइनस करोगे तो आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या आएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फिर अगला बेटा, यहाँ इससे इसको माइनस करोगे तो आएगा लेबर का रेट वेरिएंस। क्या आएगा, लेबर रेट वेरिएंस। समझ आ रहा है, लेबर का रेट वेरिएंस आएगा। डन। अच्छा फिर देखो, यहां से इसको जब माइनस करोगे तो जो था लेबर, सॉरी मटेरियल यूसेज वेरिएंस, क्या था, मटेरियल, तो वैसे लेबर यूसेज आएगा। क्या आएगा, अब ये बताओ किस लेबर को बढ़िया से यूज कर पाओगे, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कम समय में ज्यादा काम, तो एफिशिएंसी अच्छी है, और ज्यादा समय में कम काम तो एफिशिएंसी बुरी है। तो इस यूसेज की जगह आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी। अब जैसे वहां था यील्ड वेरिएंस तो यहाँ आ जाएगा सब यूसेज वेरिएंस। क्या आ जाएगा, लेबर, मतलब लेबर यील्ड, चलो तब भी ऐसे चल जाएगा, डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस। क्या हुआ, डायरेक्ट लेबर, और ये डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस। सब कुछ वैसे ही है। चलो एक बार और बता दो, बोलो फटाफट जल्दी से, मटेरियल वाला कैसे बना था। अच्छा तुम लोग लेबर वाला ही बताओ, अब तो समझ ही गए हो, बताओ कैसे कैसे बनेगा। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, फिर स्टैंडर्ड रेट इनटू आर एस एच, फिर स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, फिर बेटा, अच्छा फिर एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ठीक है, और मैंने ऐसे कहा था यही चीज दो बार लिख देना, यही चीज दो बार लिख देना, ऐसे बोला था ना आपको, लिख दिया दो बार। अब ये देखो, अभी अभी मैंने ऐसे पढ़ाया, जब याद होगा सवाल तभी लगेगा। यहां से इसको माइनस करोगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इससे इसको माइनस करोगे तो लेबर रेट वेरिएंस। क्या आएगा, रेट वेरिएंस। ठीक है, बोलो यहां तक ठीक है। यहां से इसको माइनस करोगे, असल में दो बार लिख दिया ना, अभी तक तुम लोगों ने एक बार किया था इसीलिए अटपटा लग रहा है। ठीक है, बोलो ये ठीक है यहां तक। अब आगे देखो नेक्स्ट बेटा, जब हम लोग यहां से इसको माइनस करेंगे, अरे यही वाला तो एक्स्ट्रा लिखा है ना, तो पहले यहीं तक तो था, पहले में से तीसरा माइनस हुआ था, ये देख लो, पहले में से तीसरा माइनस हुआ था, तभी तो एफिशिएंसी आया था, तीसरा ही तो दो बार लिख दिया है ना। तो ये देखो, जब यहां से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, यहां से इसको माइनस करोगे लेबर, यहां से इसको माइनस करोगे लेबर मिक्स वेरिएंस। बोलो यहां तक ठीक है। अब याद हो गया, क्योंकि सब कुछ वही है, सवाल पढ़ोगे लिख दोगे आंसर आ जाएगा, बस ये याद हो जाए। अब ये देखो इधर बेटा, अब एक्चुअल आर होते हैं दो, लेबर में एक्चुअल आवर्स होते हैं दो, फिर बताओ लेबर में कितने एक्चुअल आवर्स होते हैं, दो होते हैं। क्या क्या, एक होता है पेड, एक होता है वर्कड। क्या होता है, पेड और वर्कड। ठीक है, अच्छा अब ये क्या होता है मैं समझाता हूँ। अब तुम लोग अभी लेबर के पाले तो पड़े नहीं हो कभी, अगर अपना घर वर कभी बनवाया होगा, दिन के लिए मजदूर हायर करके, ठेके पे नहीं, तो उनको बुलाओगे तो यहाँ से वहां तक जाने में उनको आधा घंटा लगेगा, इतने धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि दिन का तो उतना ही मिलना है ना उनको, तो उनका प्रयास क्या होता है, कम से कम काम करें। आई बात समझ में। तो अब क्या होता है, तो अब बताओ, हम सुबह मान लो 8 बजे लेके आए और शाम को हमने 5 बजे तक काम कराया, तो हम पैसा तो देंगे 8 से 5 का, तो हम क्या चाहेंगे, 8 से 5 में जितना काम होना चाहिए उतना तो कराएं। और उनका क्या प्रयास होगा, 8 से 5 में अगर वो काम फिनिश कर देंगे तो अगले दिन का भी उनको रोज कमाना है, रोज खाना है, तो वो टालेंगे कि कम हो, कल फिर मिलेगा। समझे, तो हम पेमेंट करते हैं ज्यादा, मजदूर काम करता है कम,
कब? जब हमारा मैनेजमेंट नहीं अच्छा है। बात समझ आ रही है मेरी? तो अब ये देखो, ये दो टाइप के आवर्स होते हैं, एक होता है पेड, क्या होता है बेटा, और एक होता है वर्कड। कितने टाइप के एक्चुअल आवर्स हुए? कौन कौन सा? पेड एंड वर्कड। आदमी पैसा किसी और का ले जाता है लेकिन काम कुछ और करता है। अब पता चला, मान लो अपना मकान बनवा रहे हो, कोई एक मटेरियल खत्म, सीमेंट खत्म हो गया, अब वो बैठा है चुपचाप, आएगा तो करेंगे, पैसे तो पूरे ले जाएगा। समझ आए? अब बताओ, तो 2 घंटे वो बैठा रहा, तो उस 2 घंटे का भी आपने पेमेंट तो करा ना, लेकिन उसने काम नहीं किया। मान लो जैसे दिन भर में 8 घंटे काम करना चाहिए था, तो पैसा आप 8 घंटे का दोगे, लेकिन काम उसने 6 घंटा किया। समझ आ रहे हैं? इसको बोलते हैं आइडल टाइम। क्या बोलते हैं? अनयूज्ड टाइम, जिसका हम पेमेंट करते हैं लेकिन उसमें हमें काम नहीं होता। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। क्या बोलोगे? ये क्या होता है बेटा? ये होता है आइडल टाइम, अनप्रोडक्टिव आवर्स की वजह से हमें जो नुकसान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। चलो अब एक बार और बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। बोलो जल्दी से फटाफट। चलो सब बच्चे बताओ। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट इनटू RSH, स्टैंडर्ड रेट इनटू AH। अब यही हमने 2 बार लिखा, और आखिरी में लिखा AR इंटू AH। अब बताओ, AH कितने टाइप का होता है? AHW AHP। काम करेगा कुछ और, पैसा ले जाएगा कोई और। अब पहले से आखिरी माइनस होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कॉस्ट वेरिएंस। ये क्यों आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस ये क्यों आता है? जितना पैसा लगना चाहिए था और जो लगा, इसमें फर्क होता है, इसकी वजह से ये वेरिएंस आता है। बोलो ठीक है? फिर आगे देखो, दोबारा से, दोबारा से बेटा, पहले से तीसरे को माइनस करोगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या आएगा? एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ? कितने आवर्स में कितना काम हो रहा है ना? लेबर की एफिशिएंसी अच्छी है तो ये पॉजिटिव आएगा, एफिशिएंसी खराब है तो ये, मतलब किसी का लेबर वेरिएंस निकालो, उसका एफिशिएंसी नेगेटिव आया, तो इसका मतलब आप उससे काम करवा नहीं पा रहे हो। समझे? अब आगे बेटा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस आएगा। ठीक है? डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस। अब और यहां से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस। ठीक है? अब ये भी मैं समझा देता हूँ, देखो ये तो समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये देखो बेटा, डायरेक्ट लेबर मिक्स और डायरेक्ट लेबर यील्ड में क्या फर्क है, देखना खूब ध्यान से सुनना। अब यील्ड वही जो पढ़ा है वही, जितना आउटपुट आना चाहिए था और जितना आउटपुट आया, उसमें जो फर्क है वही क्या है? यील्ड वेरिएंस। जैसे उसको दिन भर में 8 घंटा काम करना था, उसने 6 घंटा काम किया। ये छोड़ो, ऐसे देखो, 8 घंटे में उसको इतना यूनिट बनाना था, और 8 घंटे, 8 घंटे मान लो उसको 10 यूनिट बनानी थी, और 8 घंटे में उसने बनाया 6 यूनिट। तो जो कम यूनिट बनाया उसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है? अब यहाँ आओ, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या लिखा है? डायरेक्ट मटेरियल, अगर आपने मिक्सिंग अच्छी नहीं करी लेबर की, तो जो वेरिएंस आएगा उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब ये मिक्सिंग क्या होती है बेटा? मिक्सिंग क्या? हाँ, अरे और आसान करके बताता हूँ, देखो अपने देसी लैंग्वेज में। ये बताओ, एक मिस्त्री पे 3 लेबर रख दिए, 3 लेबर का काम ही नहीं है, एक मिस्त्री को मान लो एक ही लेबर हैंडल कर लेगा, तो फालतू 2 लेबर पैसा लेके जा रहे हैं ना। या तो काम ऐसा हो भाई कि एक लेबर कुछ और कर रहा है, एक कुछ और कर रहा है, एक मिस्त्री के पास लगा हुआ है, तब तो आपने मिक्सिंग बढ़िया करी। जब अंदाज ही नहीं पा रहे हो, बोलो बेटा, तो वो क्या हुआ? आपने मिक्सिंग गड़बड़ कर दी, तो आपको एडवर्स वेरिएंस आएगा, उसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस। समझ में आया? बोलो सब लोग। अच्छा फिर आगे बढ़ो, अब बताओ, इधर देखो मेरी तरफ, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। ये है ना वर्कड और पेड का डिफरेंस। क्या होगा? काम करेगा कम और पैसा दोगे तो ये हमेशा एडवर्स आएगा। कैसा आएगा?
अगर होगा तो एडवर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे आप बराबर काम करा ले जाओगे तो नुकसान काहे होगा, ज्यादा वो काम करेगा नहीं। अच्छा अब आगे बेटा, इन दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, क्या आएगा। चलो रेट तो समझते हो, मजदूरी बढ़ गई इसलिए आएगा। कॉस्ट भी समझते हो, एफिशिएंसी, उससे हम काम बढ़िया नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, इसके लिए क्या आएगा, एफिशिएंसी वेरिएंस। ये दोनों समझा दो मुझे एक बार तो चलें। ये बताओ ये क्यों आता है। नहीं बेटा, घंटे वाला यहाँ देखोगे कि 8 घंटा काम करना था, 6 किया, तो उसकी वजह से ही आएगा। अब यहाँ ये देखा जाएगा 8 घंटे में 10 यूनिट बनानी थी और 8 घंटे में 6 यूनिट बनाया, इस वजह से जो आएगा वो क्या होगा, डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस। समझ आ गया। निकालना तो एकदम आसान है, लिखोगे सारा चीज सवाल में दिया होता है, पढ़ो लिखते चले जाओ, आ गया। जैसे ये एस क्यू ए निकाला था वैसे यहाँ निकलेगा, जैसे आर एस एस निकाला था वैसे यहाँ आएगा। बात समझ में आई। तो ऐसे निकलेगा हमारे पास यील्ड। अब ये अपने दिमाग में फिट कर लो। पहले मैं ऐसे ही लगवा देता था, लेकिन आजकल इस पे नंबर काट लेते हैं, ये जो ऐसे किया जाता है आजकल उन लोगों ने कर लिया, ऐसे लिखो। तो ये M1 M2 करके, तो याद कराने के लिए ऐसे बनवा दिया आपको, लेकिन ये जो चीज़ ये आखिरी में बनाई है, इसको एग्जाम में मत बनाना, अपने याद करने के लिए दिमाग में याद कर लो। एग्जाम में ऐसे लिख के आना, M1 M2 M3 ऐसे कर करके, L1 L2, समझ आए। तो ये ऐसे आएगा। अब बताओ उसी से मिलता जुलता है कि नहीं बेटा, उसी से मिलता जुलता है ना। अब देखो एक पे ग्रिप बना लोगे तो पूरा चैप्टर आपके ग्रिप में आ जाएगा, सब एकदम बहुत आसान है। अब ऐसे ही ओवरहेड होगा, सब कुछ आपस में एक जैसे हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने ज़्यादा कुछ तो इसमें पढ़ाया नहीं, तो क्या करें, एक होमवर्क दूं, ट्राई करना चाहोगे, बोलो, वैल्यू ही तो रखना है। तो मैं चाहता हूँ यही जो 18 नंबर क्वेश्चन था अभी हम लोग कर रहे थे, ये मैं चाहता हूँ आप एक बार ट्राई करें घर पे। ये देखो मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। चलो इधर देखो, सब बच्चे बताओ ये क्या है, स्टैंडर्ड रेट, बोलो, ये क्या है, एक्चुअल रेट, ये क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स, ये क्या है, एक्चुअल आवर्स, यही तो होगा ना। उसी में बस रखते चले जाना, और सारे नहीं चाहिए, केवल 3 चाहिए, कॉस्ट रेट एफिशिएंसी। कौन कौन सा, जरा डायग्राम देखो, यहाँ देखो कौन कौन सा चाहिए बताओ, कॉस्ट रेट और मतलब ये नहीं चाहिए, और आइडल टाइम भी नहीं चाहिए, तो होगा ही नहीं, इसीलिए नहीं है। आइडल टाइम जनरली फैक्ट्रीज में होता है बेटा, कहाँ होता है, फैक्ट्रीज में। क्यों होता है, फैक्ट्रीज में क्यों होता है, हाँ हो नहीं पाता, और अपने यहाँ पे बड़ी समस्या है। देखो 2 घंटे बिजली चली गई, बताओ एक फैक्ट्री में मान लो 500 आदमी काम कर रहे हैं, 2 घंटे बिजली चली गई, सब खाली बैठे हैं, समझ आए। इसी से तंग आके मारुति वालों ने क्या किया है, मानेसर में जो इनकी प्लांट है उसी में अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही बनाते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही बनाते हैं, कौन रोज का पावर कट झेलेगा। लंबा नुकसान हो जाता है ना, 500 आदमी अगर आधे घंटे भी काम नहीं करेगा तो अच्छा खासा पेमेंट चला जाएगा ना अनायास, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए ऐसे किया जाता है, समझ आए। तो अब एक बार फटाफट मुझे बता दो कितने टाइप के वेरिएंस हुए बिना देखे। नंबर 1 लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वर्ड जरूर लगाना है। दूसरा डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी में। तीसरा रेट वेरिएंस। चौथा यील्ड वेरिएंस। पांचवा, छठा, ठीक है। और ये देखो यही से दिमाग में बैठ जाएगा, देखो सब बच्चे देखना, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा, समझ आए, जिसके अंदर जो है। अच्छा ये देखो, जब इनको ये आएगा, और जब इसको इसको और इसको जोड़ोगे तो ये आएगा। अब बताओ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस किसको किसको जोड़ने पे आएगा, बोलो। एफिशिएंसी, आराम, एफिशिएंसी, आइडल टाइम, और ये देखो इधर कहाँ गया, नोट लिखवाया था एक, ये देखो, जब आप एफिशिएंसी, आइडल टाइम और रेट को जोड़ोगे तो क्या आएगा, लेबर कॉस्ट। याद हो गया। अब बताओ दोबारा से, वो ये कब मिलेगा मुझे, एफिशिएंसी, बोलो, किसको किसको जोड़ोगे,
यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस को। ये देखो बेटा, जब यील्ड को और मिक्स को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, समझे? अब देखो, इस चैप्टर के जब भी सवाल लगाओगे, सवाल पढ़ने से पहले ये बना लो चार्ट, फिर टुकड़ों में सवाल थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। पहले रेट लिखो, रेट पे कभी नहीं घुमाता, हमेशा घुमाएगा किस पे, या तो आर्स पे या तो क्वांटिटी पे। और वो भी किस में दिक्कत आती है, एसक्यूएओ में, आरएसएच में। ठीक है, उसके लिए वर्किंग नोट बना लो। जब आधा लिख दोगे तो आधा सवाल अपने आप पता होता है, 2-3 वेरिएंस तो उसी से निकल जाएंगे, फिर उस पे उन दो चीजों पे ग्रिप बना लो, चैप्टर हाथ में आ गया। समझे? आज 18 नंबर क्वेश्चन सब बच्चे करके लाओगे घर से। 18 और 8, चलो दो क्वेश्चन दिए मैंने, 18 और 8 अलग से लगाना। 18 और 8। अच्छा, बुक है तुम लोग के पास? मतलब हाँ, पीडीएफ है, लेकिन अभी तो बुक है नहीं। देखो, इस सवाल में कहीं आइडल टाइम की चर्चा नहीं है, समझ आए? जब नहीं है तो आइडल टाइम नहीं होगा। कैसे वो लिखेगा, कहेगा 2 घंटा बिजली चली गई, या कहेगा मशीन ब्रेक डाउन हो गया आधे घंटे का। तो जितने घंटे काम होना चाहिए था, आधे घंटे का ब्रेक डाउन हो गया, तो आधे घंटे काम नहीं हुआ। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पेड, दैट्स वाई आइडल टाइम वेरिएंस अराइजेस। ठीक है, अब सोचो, इतना ये एक चार्ट बना लिया, ये भी खत्म हो गया। कुल कितने वेरिएंस पढ़ने थे, पहला बताओ? मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा ओवरहेड, चौथा सेल्स, पांचवा। अगर मटेरियल लेबर ओवरहेड पे ग्रिप बना लिया तो वो सब वैसे ही हैं, इधर उधर करके ऐसे सब आ जाएंगे, खाली लेटर इधर उधर करना होगा, फिर एकदम इजी लगने लगेगा। समझ आए? चलो बात यहीं तक।